हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्लीपी क्लासेस के इस वीडियो में। दोस्तों चलिए देखते हैं इस आर्टिकल को। ऑन फ्यूचर्स ऑफ कास्ट, ईपीडब्ल्यू का आर्टिकल है और ये आर्टिकल बेसिकली ईपीडब्ल्यू में आया है। हालांकि दिस इज एन एक्सर्प्ट ऑफ द लेक्चर दैट सुरेंद्र एस जोड़का, प्रोमिनेंट सोशोलॉजिस्ट फ्रॉम आवर कंट्री, हैज़ गिवन while he received मैल्कम एडिशा अवार्ड। मैल्कम एडिशा अवार्ड बेसिकली डेवलपमेंटल स्टडीज़ में जो काम करते हैं उनको ये अवार्ड मिलता है, तो उनको अवार्ड मिला और उस समय उन्होंने ये लेक्चर दिया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम इनको कोट कर सकते हैं अपने आंसर्स में। कास्ट सिस्टम के ऊपर ये आर्टिकल बेस्ड है, तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं विद और चैप्टर B2 ऑफ पेपर टू कास्ट सिस्टम। तो सुरेंद्र एस जोड़का जो है वो एक क्वेश्चन से डील कर रहे हैं यहाँ पे कि कास्ट जो है इसका आज भी इतना रेलेवेंस क्यों है। हम 21st सेंचुरी में आ गए हैं, मॉडर्न डेमोक्रेसी है, अर्बन लाइफ है, फिर भी कास्ट में जो हायरार्की है वो अभी भी इरेलेवेंट क्यों नहीं हुई, राइट। तो वो इसके पीछे कुछ रीजंस की बात करते हैं कि हमारा जो व्यू है कास्ट को देखने का, कास्ट को समझने का, जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है हमारी कास्ट की, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक है, उसको हमें क्वेश्चन करना चाहिए। तो बेसिकली वो उन 3 कॉमन व्यूज़ को क्रिटिक करते हैं जो चैलेंज करते हैं सिंपलिस्टिक फ्रेमवर्क, जो कास्ट को समझने का सिंपलिस्टिक फ्रेमवर्क है उसको वो चैलेंज करते हैं, राइट। तो क्रिटिक करते हैं। तो पहला जो व्यू है, जो सिंपलिस्टिक व्यू है जिसको वो क्रिटिक करते हैं, वो क्या है कि कास्ट जो है वो इंट्रिंसिकली हिंदुइज्म को से टाइड है। जो ब्राह्मणिक हिंदुइज्म है उसको उससे जोड़ के देखा करते हैं, राइट। इस आइडिया को वो क्रिटिक करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, कास्ट जो है वो नॉन ब्राह्मणिक ट्रेडिशन में भी पाई जाती है। नॉन ब्राह्मणिक ट्रेडिशन कास्ट के जो स्ट्रक्चर्स है वो हमें आउट ऑफ द कंट्री भी मिलते हैं। तो अगर हम कास्ट को सिर्फ ब्राह्मणिक हिंदुइज्म के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वो एक प्रॉब्लम हो क्रिएट कर सकता है, राइट। नेक्स्ट जो सिंपलिस्टिक व्यू है कि कास्ट जो है वो कहीं ना कहीं हमारे इंडियन विलेज से जोड़ के देखते हैं हम कि कास्ट जो है वो इंडियन विलेज में होता है। ये बहुत कॉमन व्यू आपको दिखाई देगा कि कास्ट कहाँ होती है, विलेज में होती है, राइट। ये क्यों ये आइडिया आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने विलेज को अनचेंजिंग माना है कि ये चेंज नहीं होती। और ये जो व्यू है कि जो विलेज चेंज नहीं होती, ये ब्रिटिशर्स व्यू है, यानी ओरिएंटलिस्ट जिन्हें कह सकते हैं। जो शुरुआती दौर में हमारी सोसाइटी को स्टडी करने वाले कौन थे? ब्रिटिशर्स थे, राइट। तो उनका जो व्यू था वो ओरिएंटलिस्ट व्यू था और उसमें वो विलेज को अनचेंजिंग मान के चलते थे। और इसीलिए हम जब कहते हैं कि कास्ट सिर्फ गाँव में, तो इसीलिए ये आइडिया हमारे दिमाग में आती है क्योंकि गाँव चेंज नहीं होते, इसीलिए कास्ट वहीं पे प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है, कास्ट शहरों में भी है, गाँव में भी है। तो ये व्यू जो है इसको भी वो चैलेंज करते, क्रिटिक करते। नेक्स्ट जो सिंपलिस्टिक व्यू है वो है कि कास्ट जो है वो हमारे ट्रेडिशन का हिस्सा है। जैसे जैसे हम मॉडर्न होंगे, क्योंकि हमेशा मॉडर्नाइजेशन और ट्रेडिशनलाइजेशन की एक डाइकोटॉमी होती है। वी बिकम मॉडर्न और हमारे ट्रेडिशनल जो वेस्टिजेस है या जो भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिसअपियर होने लगते हैं, राइट। तो कास्ट भी आगे जाके डिसअपियर हो जाएगी जैसे जैसे हम मॉडर्नाइज होंगे, राइट। तो इस व्यू को भी वो चैलेंज करते हैं क्योंकि वी हैव कम अलॉन्ग अलॉट, राइट, बट स्टिल द कास्ट हैज नॉट गॉन आउट ऑफ आवर डेली लाइव्स, राइट, आवर सोशल लाइव्स। तो इस व्यू को भी वो नकारते हैं कि मॉडर्नाइजेशन से कहीं ना कहीं हम जो है कास्ट से छुटकारा पाएंगे। तो वो कहते हैं ये जो हमारे फ्रेमवर्क्स हैं, राइट, कास्ट को देखने के, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को जो है वो ओवरलुक करते हैं। वो क्या है कि कास्ट का प्रेजेंस हमारे इकोनॉमिक लाइफ में है, राइट। यानी कास्ट जो है उसकी मटेरियलिटी को, उसके मटेरियल एस्पेक्ट को हम ओवरलुक कर लेते हैं। और नेक्स्ट जो चीज़ जो हम ओवरलुक करते हैं बिकॉज ऑफ द व्यू दैट वी हैव, राइट, कि कास्ट की डाइवर्स हिस्टोरी है, डाइवर्स हिस्ट्री है। हम इसको ऐसा नहीं देख सकते सिर्फ ये हिंदुइज्म का हिस्सा है या अभिन्न हिस्सा है। डेफिनेटली हिंदुइज्म में ये पाया जाता है, बट ये नॉन हिंदुइज्म या नॉन ब्राह्मणिक ट्रेडिशन में भी पाया जाता है, राइट। और इसको सिर्फ हम उसी पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हम कहीं ना कहीं नैरो व्यू रखेंगे अपने इस एस्पेक्ट को समझने में, राइट। तो ये सारे व्यूज़ वो सामने लाते हैं। अब वो बात करते हैं कि क्या मॉडर्निटी से कुछ चेंजेस हुए हैं। तो डेफिनेटली इकोनॉमिक ग्रोथ हमें दिखाई देती है लास्ट 75 ईयर्स में। अर्बन पॉपुलेशन बहुत एक्सपांड हो गई है, राइट। वो ये तक कहते हैं कि अगर हम अर्बन पॉपुलेशन को काउंट करें, राइट, सिर्फ अर्बन पॉपुलेशन को, सो जो नेक्स्ट थर्ड कंट्री है, राइट, इन दी से रैंकिंग ऑफ पॉपुलेशन, तो उससे भी बड़ी जो है हमारी कंट्री बनी रहेगी अगर हम सिर्फ अर्बन पॉपुलेशन को काउंट करेंगे, राइट। सो रैपिड एक्सपांशन हुआ है अर्बन पॉपुलेशन का। नॉन फार्म इनकम बढ़े गांव में भी। आज की डेट में आप देखोगे फार्म के ऊपर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट लोग नहीं है। ओल्डर रूरल स्ट्रक्चर भी वीक हुए, जैसे जजमानी सिस्टम या सेमी फ्यूडल सिस्टम। जजमानी सिस्टम यानी वो सिस्टम है जहाँ पे लोअर कास्ट ग्रुप जो है वो अपर कास्ट ग्रुप पे डिपेंडेंट हुआ करते थे। वो जो है सर्विस देते थे अपर कास्ट को।
और इन रिटर्न उनको जो है शायद क्रॉप में यील्ड मिल जाता था, राइट। तो वो सिस्टम भी, और कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही ज़्यादा फिक्स रिलेशन हुआ करता था, तो वो भी अब वीक हो गया है जजमानी सिस्टम का। जोत का जो है वो नोट करते हैं कि एक सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है रूरल लाइफ में, विद मोर इंडियन वर्किंग आउटसाइड विलेजेस एंड आउटसाइड एग्रीकल्चर, राइट। इसके अलावा डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन बढ़ा है सभी लोगों का। हालांकि वो कहते हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी आज भी बहुत फ्रजाइल है, वीक है, बट फिर भी ब्रॉडर पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेशन दिखाई देता है हमें फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, राइट। तो इवन बैकवर्ड कम्युनिटी को भी ऐसा लगता है कि उनके स्टेक्स है इलेक्टोरल प्रोसेस में, इसीलिए आपको कई सारे पार्टीज बनते हुए दिखाई देंगे अराउंड दलित एंड बहुजन नैरेटिव्स, राइट। इसके अलावा वो कास्ट के चेंजेस की बात करते हैं, राइट। कास्ट में चेंजेस हुए हैं या कास्ट के आइडिया में चेंजेस हुए, और उसके सोर्सेज अलग अलग है। पहला सोर्स जो वो बात करते हुए है फ्रॉम बिलो, यानी सोशल मूवमेंट के द्वारा कास्ट की जो है ट्रेडिशनल हायरार्की को चैलेंज किया गया बाय प्री इंडिपेंडेंस में भी, राइट, बाय मार्जिनलाइज कास्ट मूवमेंट्स। इसके अलावा लीडर्स हुए अंबेडकर से लेकर काशीराम तक, जिन्होंने दलित्स को मोबिलाइज किया, राइट, और नई कलेक्टिव आइडेंटिटीज और प्रेशर ग्रुप्स क्रिएट किए। क्योंकि आप देखोगे हमारे यहाँ कास्ट हुआ करते थे, राइट। दलित एज इन एक कास्ट नहीं है, उसके अंदर कई सारे कास्ट है, तो उन्होंने एक कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट की है। उसको फिर बाद में जो है दलित ये जो कंसेप्ट है ये कॉइन किया गया था बाय ज्योतिबा फुले, बट उसको जो है पॉलिटिक्स में इस्तेमाल किया अंबेडकर जी ने, और उनके बाद भी कई सारे लोगों ने। बट उसके बाद में जो है एक और आइडिया है ऑफ बहुजन, राइट, जिसमें सिर्फ दलित नहीं बाकी ओबीसी कम्युनिटीज भी शामिल होते हैं, राइट। तो कांशीराम ने वो बहुजन का आइडिया दिया, तो कलेक्टिव आइडेंटिटीज क्रिएट किए इन्होंने, तो कास्ट की अंडरस्टैंडिंग को चेंज किया, राइट। इसके अलावा कुछ इनिशिएटिव्स आए फ्रॉम अबव ऑल्सो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि हर एक व्यक्ति को इक्वल मानता है, राइट। तो ये जो लैंग्वेज ऑफ इक्वालिटी, इसने पुराने हायरार्कीज को और ह्यूमिलिएशन को डीलेजिटिमाइज किया है, राइट। हालांकि ये आज भी होता है, हायरार्की और ह्यूमिलिएशन आज भी होती है, बट फिर भी इसको मान्यता नहीं है। पहले के ज़माने में इसको मान्यता थी, राइट। रिजर्वेशन के कारण एससी ओबीसी जो है उनको एजुकेशन मिली, मोबिलिटी हुई, और एक नई मिडिल क्लास क्रिएट हुई जो कि अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए पुरजोर कोशिश करती है, राइट। इसके अलावा कुछ और सोर्सेज भी है कास्ट के एस्पेक्ट में। एक सोर्स है कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल प्रेशर। कॉलोनियल सेंसस, आप देखो कि सेंसस क्या होता है। सेंसस बेसिकली जब इंडिविजुअल्स को काउंट किया जाता है, कंट्री के सारे इंडिविजुअल्स को, पर सिर्फ उनको काउंट नहीं किया जाता, उनके सोशल बैकग्राउंड को भी काउंट किया जाता है। तो उस समय आप देखोगे कास्ट जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ। कास्ट पहले से था, ऐसा नहीं कि कास्ट जो है ब्रिटिश ने ईजाद किया, कास्ट पहले से थी, जातियाँ पहले से थी, बट उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना, राइट, यानी उसको लिखना कहीं पे और फिर लोगों को एनुमरेट करना कितने लोग किस कास्ट में है, राइट। क्योंकि वो समय जो था, उस समय लोगों को बहुत इजीली वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे जाति से, बट अब जब वो उसको लिखा गया और लोगों ने उसको पढ़ा और देखा कि हाँ हम इस जाति से हैं, तो एक जो है सॉलिडिफिकेशन हुआ कास्ट का, जब वो बहुत काफ़ी हद तक फ्लूइड था कई जगहों पे, राइट। तो वो सॉलिडिफाई हो गया एक तरीके से। सो इंटीग्रेटेड सब कॉन्टिनेंट अंडर यूनिफाइड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, कास्ट क्लासिफिकेशन, रीओरिएंटेड लोकल आइडेंटिटीज एंड समटाइम्स सॉलिडिफाइंग प्रीवियसली फ्लूइड हायरार्कीज, राइट। इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से भी आप देखोगे कास्ट के आइडियाज़ में चेंजेस आए, जैसे लार्ज स्केल एग्रीकल्चर चेंजेस हुए 1970s में बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो एक जो मिडिल कास्ट हुआ करती थी, राइट, दोज हु नाउ फॉल इनटू ओबीसीज, राइट, उनको लैंडेड कास्ट कहा जाता था। दे मेड लॉट ऑफ बेनिफिट आउट ऑफ इट ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण, और उनका जो डोमिनेंस है वो बहुत बड़ा, नॉट ओनली इन पॉलिटिकल एस्पेक्ट, राइट, उनका इकोनॉमिक एस्पेक्ट, बट ऑल्सो इन सोशल एस्पेक्ट दे बिकेम वेरी डोमिनेंट इन देयर प्लेसेस, राइट। तो इवन जो जोत का खुद उन्होंने स्टडी की है हरियाणा और पंजाब में, कुछ ओल्डर कास्ट ऑक्यूपेशन जैसे बार्बर्स और स्कैवेंजर्स, दे ऑल्सो कन्वर्टेड टू वेज और सर्विस बेस्ड वर्क, डिमिनिशिंग पैटर्नलिस्टिक नॉर्म्स बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। बिकॉज वो जो लेबरर बन के काम करना नहीं चाहते थे, वो जजमानी सिस्टम में काम नहीं करना चाहते थे, मूव टू इंडस्ट्रीज इन टू अर्बन एरियाज एंड लेफ्ट बैक देयर ओल्ड ऑक्यूपेशंस एंड सो एंड सो फोर्थ। तो कास्ट क्या डिक्लाइन हुआ है या उसका रेलेवेंस कंटिन्यू हो रहा है, इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली कास्ट में चेंजेस हमने देखे, राइट, बट उसका नेचर क्या है, उसका ट्रेंड क्या है, इज इट डिक्लाइनिंग और इट इज इट्स प्रोमिनेंस इज इंक्रीजिंग, राइट। तो डिक्लाइन के बारे में भी बात करें, ये आइडिया है सोशल साइंटिस्ट में, कास्ट जो है वो चेंज भी होती है, राइट, but at the same time some things remain as it is, right। तो वो जो आइडिया है वो यहाँ पे जोत का भी कहते हैं डिक्लाइन हुआ है डेफिनेटली। जो ट्रेडिशनल डिपेंडेंसी रहा करती थी बिटवीन लोअर कास्ट एंड अपर कास्ट, वो रिड्यूस हुई है, राइट। दलित अभी जो है स्टिग्मेटाइज टास्क नहीं करते, आप देखोगे मैला उठाना
या फिर जो मरे हुए जानवरों को उठाना, उस काम से दूर होना चाहते हैं। हालाँकि कई जगह पे आपको ये काम जो है स्पेसिफिकली यही कम्युनिटी देख करते हुए देखने को मिलेगी, बट कई सारे लोग इससे मूव हो गए हैं। दे डू नॉट वांट टू डू दैट स्टिग्मेटाइज्ड टास्क। जो स्पेसेस है, शेयर्ड स्पेसेस जैसे टेम्पल, गुरुद्वारा, इसके ऊपर अब वो क्लेम करने लगे हैं। तमिलनाडु में आपने देखा होगा कि टेम्पल्स में प्रीस्ट बनाने के लिए इवन गवर्नमेंट की ओर से कदम उठाए गए हैं। आप देखोगे जहाँ पे इन स्पेसेस को अपर कास्ट नहीं गिव अप करते, वहाँ पे लोग खुद के अपने इंस्टीट्यूशंस बना लेते हैं। जैसे कि मजहबी सिख जो है उन्होंने अपने खुद के गुरुद्वारा बना लिए हैं, तो ऑटोनॉमी वो चाहते हैं। तो ये कई बार जो है ये ऑटोनॉमी पाने के लिए या जो कॉमन रिसोर्सेज उसके ऊपर क्लेम करने के कारण कई बार ये चैलेंज करता है अपर कास्ट कंट्रोल को, और कंफ्लिक्ट भी होता है कई जगह पे। कई सारे स्कॉलर्स जैसे आंद्रे बेते हो, ब्रेमैन हो, थॉर्नर हो, इन्होंने इस शिफ्ट को ऑब्जर्व किया है अपने वर्क में। इवन जो दलित्स है वो खुद को अब इम्प्योर नहीं मानते, राइट। ये इंटरनलाइजेशन जो हुआ करता था कि हम इम्प्योर है, अब ये खत्म होना शुरू हो गया है। नाउ दे डू नॉट कंसिडर देमसेल्फ इम्प्योर, they instead demand dignity and improved material condition, right? This is coming out of the work of Delitzsch and Gorinch. So ये सारी चीज़ें हो रही है, बट एट द सेम टाइम आइडेंटिटीज आज भी परसिस्ट कर रही है, राइट। देर आर चेंजेस बट कास्ट एफिलिएशन आज भी स्ट्रांग है, राइट। आज भी लोग अपने कास्ट में मैरी करते हैं, राइट। कास्ट नेटवर्क्स में ही रहते हैं, कास्ट बेस्ड एसोसिएशन बनाए हुए आपको दिखाई देंगे अर्बन सेंटर्स में, राइट। समाज का कंसेप्ट आपको दिखाई देगा, राइट। बहुत ही इनॉक्यूअस ये कंसेप्ट लगता है, बहुत ही जो है अनहार्मफुल लगता है कि लोग समाज बनाते। जैसे आपने सुना होगा जाट समाज, राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, ऐसे समाज बनाते हैं। आपको लगेगा कि ये कि अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे या उसको जो है कंजर्व करने की कोशिश करे, बट ये बहुत ज़्यादा एक्सक्लूजनरी होते हैं। ये दे समाज हैव एसोसिएशन, इकोनॉमिक एसोसिएशंस, पॉलिटिकल एसोसिएशंस, social associations, and they try to secure their interests, and it is many times exclusionary. They do not include other people into that association and so on and so forth, right? तो persisting identities आज भी है, राइट। तो ये दोनों चीज़ें दिखाई दे रही है। तो फ्यूचर क्या है कास्ट का, तो इसको समझने का भी एक तरीका है, राइट। द सोशल साइंटिस्ट हु वर्क ऑन दिस फ्यूचर ऑफ कास्ट or what is the state of caste, they as per Jyotka, they fall into two categories. One category that believes that caste जो है वो चेंज नहीं होती, थोड़ा बहुत चेंज होगा जाएगा, सुपरफिशियल चेंज, बट जो एसेंस है उसका वो चेंज नहीं होगा। सेकंड जो है वो कहते हैं नहीं, मॉडर्नाइजेशन जैसे जैसे होगा वैसे वैसे कास्ट का जो है डिसअपियरेंस हमें दिखाई देगा। तो इसके लिए वो ज्योतिका जी दो टर्म का इस्तेमाल करते हैं। वो खुद के टर्म है उनके, एटर्निटी थीसिस और दूसरा है मॉडर्नाइजेशन और डिसअपियरेंस थीसिस। एटर्निटी थीसिस में वो लोग हैं, वो सेक्शन ऑफ सोशल साइंटिस्ट पाए जाते हैं या ज़्यादातर दलित एक्टिविस्ट पाए जाते हैं। वो कहते हैं कि जो रियल चेंज कभी नहीं आएगा, यानी जो एसेंस है कास्ट का वो कभी चेंज नहीं हो, थोड़ा बहुत सुपरफिशियल चेंज हो जाएगा। जैसे लोग जो है अपने ऑक्यूपेशन से हट जाएंगे, दूसरे ऑक्यूपेशन में चले जाएंगे, बट जो एसेंस है उसका वो चेंज हो। एसेंस का अर्थ क्या है, कहीं ना कहीं ये जो एसेंस की बात हो रही है वो प्योरिटी और पोल्यूशन के परस्पेक्टिव से देखा जा रहा है। कि अगर आप देखें प्योरिटी एंड पोल्यूशन का कंसेप्ट, तो ये डाइकोटॉमी क्या है कि जैसे जैसे आप कास्ट हायरार्की में नीचे नीचे जाएंगे वैसे वैसे आप पोल्यूटेड होते जाएंगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे आपको आप प्योर होते जाएंगे, राइट। सो इट इज़ नॉट दैट द पीपल आर मूविंग अप और कास्ट आर मूविंग अप, वी आर टॉकिंग अबाउट दी कैटेगरीज। सो द ब्राह्मण्स आर द मोस्ट प्योर एंड दलित्स आर द मोस्ट इम्प्योर, राइट। तो जैसे जैसे आप जिस जिस कैटेगरी में फेल आप होते हो, आप अगर क्षत्रिय हो तो आप कम प्योर हो फ्रॉम से ब्राह्मण्स, अगर आप वैश्य हो तो आप कम प्योर हो फ्रॉम कंपेयर टू क्षत्रिय एंड ब्राह्मण। तो इस तरह ये आइडिया जो है वो आज भी परसिस्ट करती है। ये बेसिस है कहीं ना कहीं हमारे सोशल हायरार्की का, और जो एटर्निटी थीसिस में मानते हैं वो कहीं ना कहीं इस एस्पेक्ट से अपनी आइडिया को डिराइव करते हैं, राइट। इस आइडिया को लुई दुमो ने बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट किया या फिर इसके ऊपर उन्होंने काम किया, राइट। लुई दुमो जो है वो इंडियन कास्ट सिस्टम को इसी बाइनरी में देखते हैं, प्योर इम्प्योर बाइनरी में। गोपाल गुरु जो ईपीडब्ल्यू के एडिटर भी है, वो बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी है, वो डिस्क्राइब करते हैं कास्ट को एज सनातन। सनातन यानी जो चेंज नहीं होता, राइट। तो वो कास्ट को सनातन कहते हैं। हालांकि वो अपीयरेंस में चेंज हो जाएगा वो कहते हैं, बट एसेंस में कभी चेंज नहीं होगा, राइट। एटर्निटी थीसिस वाले कुछ सोशल साइंटिस्ट होते हैं। दूसरे जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं वो मॉडर्नाइजेशन के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, यानी डिसअपीयरेंस थीसिस के अंडर वो फॉल करते हैं। यानी ये वो लोग हैं जो कहते हैं, इनको मॉडर्निस्ट भी कहा जा सकता है, कि इंडियन डेमोक्रेसी के कारण, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण, सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के कारण कास्ट जो है वो अंडरमाइन हो रहा है, राइट। उसका रेलेवेंस कम हो रहा है, उसका जो फोर्स है वो कम हो रहा है, राइट।
वो कुछ लोग तो ये भी सजेस्ट करते हैं, अगर हम रिजर्वेशन जैसे कंडीशंस नहीं लाते, राइट, या कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं होती तो कास्ट का अब तक रेलेवेंस खत्म हो जाता, राइट। सम सजेस्ट दैट कास्ट वुड हैव वैनिश बट फॉर पॉलिसीज लाइक रिजर्वेशन एंड वोट बैंक पॉलिटिक्स वी स्टिल हैव रेलेवेंस ऑफ कास्ट, ये मॉडर्निस्ट लोग कह रहे हैं, राइट, कुछ मॉडर्निस्ट लोग। दिबांकर गुप्ता जो है, जो कि सोशोलॉजिस्ट है, वो कहते हैं कि कास्ट जो है वो सर्वाइव कर रहा है सिर्फ आइडेंटिटी की, यानी ये बस आपकी आइडेंटिटी है, दैट यू बिलोंग टू दिस आइडेंटिटी। इसके अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स जो है वो डिसअपियर हो रहे हैं बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन। सो व्हाट वी सी इज मॉडर्नाइजेशन में तो ये आइडेंटिटीज भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज कास्ट जैसे स्ट्रक्चर कई सारे कंट्रीज में हुआ करते थे जो कि अब नहीं है, राइट, बिकॉज ऑफ मॉडर्निटी। बट इंडिया में क्या होता है कि कास्ट की आइडेंटिटी रह जाती है, बट बाकी अंडरलाइंग स्ट्रक्चर जैसे कि हमने बात की कि कुछ कास्ट कुछ ऑक्यूपेशन ही कर पाते थे, उसके बियॉन्ड नहीं जा पाते, अब लोग हर तरह के काम कर पा रहे हैं, राइट। सो जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स हैं वो डिसअपियर हो रहे हैं, बट कास्ट आइडेंटिटी आज भी मौजूद है। तो हमारे यहाँ जो मॉडर्नाइजेशन उसमें इंडियन फ्लेवर दिखाई देता है, राइट। एम एन श्रीनिवास ने आर्ग्यू किया था कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी, रिप्रेजेंटेशनल पॉलिटिक्स और न्यू कम्युनिकेशन जो है उसने फॉस्टर किया हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन ऑफ कास्ट, राइट, चेंजिंग इट्स नेचर बाय बट नॉट इरेजिंग इट, राइट। तो हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन ऑफ कास्ट क्या है, वही चीज़ है हमने जैसे बात की, राइट, कि कास्ट सेंसस की वजह से लोगों को अपनी कास्ट पता चली, राइट। और फिर बाद में जो पॉलिटिक्स हुई अराउंड कास्ट, जैसे दलित मूवमेंट हुए, ओबीसी मूवमेंट हुए, सो दीज कास्ट हु वर इन वर्टिकल रिलेशन, राइट, दीज वर इन वर्टिकल रिलेशंस, दे स्टार्टेड हॉरिजॉन्टल रिलेशंस, राइट। सो अब ओबीसीज के अंडर क्या स्टेटस है किस कास्ट का, राइट, सभी लोग जो है खुद को ओबीसी कह रहे हैं, राइट। तो एक हॉरिजॉन्टल रिलेशन क्रिएट हो गया है, या फिर दलित्स कह रहे हैं। अब जो वर्टिकल रिलेशन था वो नहीं रहा, अब हॉरिजॉन्टल, एवरीवन इज इक्वल इन दलित्स और एवरीवन इज equal, and which is not the real case. It is just for the case of politics, right, and at times for securing interest. तो वर्टिकल रिलेशन आज भी मौजूद है, बट श्रीनिवास कह रहे हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी, रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स और नया कम्युनिकेशन जो है फॉस्टर करता है, जैसे सोशल मीडिया के द्वारा अब लोगों को जो है दे आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट which community tag will secure their interest. So सारे ब्राह्मण्स, if you see ब्राह्मण्स में भी आपको हायरार्की दिखाई देगी, बट दे विल क्रिएट एक गोलबंदी क्रिएट करेंगे अराउंड द आइडेंटिटी ऑफ ब्राह्मण्स, राइट। तो हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन हो रहा है ऑफ कास्ट, चेंजिंग इट्स नेचर बट नॉट इरेजिंग इट, तो ये इरेज नहीं हो रहा है, राइट। सो दो तरह की थीसिस है, या दो तरह के सोशल साइंटिस्ट है, एक एटर्निटी थीसिस में बिलीव करते हैं, एक है मॉडर्नाइजेशन या डिसअपीयरेंस थीसिस में, जिसमें वो कहते हैं कि कास्ट जो है वो अपने आप में जो है उसका उसका रेलेवेंस कम होते जाएगा जैसे जैसे मॉडर्निटी बढ़ेगी, राइट। अब वो अपने आप ओर से दिबांकर गुप्ता, नॉट दिबांकर गुप्ता, ज्योतिका जी, वो एक ये इन व्यूज के परे जाके एक व्यू की बात करते हैं। वो कहते हैं मटेरियलिटी ऑफ कास्ट पे हमें फोकस करना चाहिए, राइट। सो जो रिलीजन के पर्सपेक्टिव से, प्योरिटी एंड पोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं, या मॉडर्निटी कहीं ना कहीं कास्ट को चेंज कर देगी, ये जो अजम्पशन है, जो 3 अजम्पशन हमने ऊपर देखे थे, राइट, या कॉमन व्यूज देखे थे, उसको चैलेंज करते हुए अपना अपना आइडिया देते हैं ज्योत का। वो कहते हैं मटेरियलिटी पे हमें फोकस करना चाहिए ऑफ कास्ट। मटेरियलिटी यानी क्या, एक एक आइडिया इसका ये हो सकता है कि कास्ट और क्लास एक है, राइट। कास्ट और क्लास, जब हम क्लास की बात करते हैं तो हम मटेरियल एस्पेक्ट में बात करते हैं, राइट। बट वो कहते हैं ऐसा नहीं, मैं कह रहा हूँ कास्ट और क्लास एक है, रादर मैं बात कर रहा हूँ कि कास्ट जो है वो रिलेशनल हायरार्की में, रिलेशनल यानी इफ यू सी दैट वन व्यू ऑफ द कास्ट इसकी ये ट्रेडिशनल है, रिचुअल बेस्ड है, राइट, पोल्यूशन एंड प्योरिटी है। बट ऐसा नहीं है, कास्ट जो है वो एंट्रेंच्ड है इन लॉट ऑफ अदर रिलेशनल मटेरियल एस्पेक्ट्स, जैसे कि इकोनॉमी, राइट, जैसे सोशल हायरार्की, जैसे ह्यूमिलिएशन भी इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाता है, राइट। सो रिलेशन में हमने देखना चाहिए कि कास्ट इज अ रिलेशनल थिंग, दैट we are related to each other, the caste are related to each other in terms of economy, in terms of polity, in terms of society, right। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से हम कास्ट को एनालाइज कर पाएंगे, rather than रिचुअलिज्म, रिचुअल और ट्रेडिशनल एस्पेक्ट, राइट। तो लार्ज लिटरेचर इस पर अब तक आया है, गेल ऑम्बेट, एस एस पांडियन, क्रिस्टोफर जेफरे लॉट, इन्होंने सब ने ये बताया कि कास्ट जो है इसको हमने मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट में देखना चाहिए, राइट, मटेरियलिटी के पर्सपेक्टिव से देखना है। वो कहते हैं कि कास्ट जो है वो कंटेस्टेड टेरेन है, राइट। व्हेन वी से इट इज रिलेशनल, व्हाट डू वी मीन, दैट द कास्ट आर इन रिलेशन टू ईच अदर, राइट, they are in relation to each other, and they have a set of hierarchy which is in a sense secular, right। वो कहीं ना कहीं ज्योत का जो है रिलीजन से हटा की
जो रिलीजन का चश्मा है उस या जो रिलीजियोसिटी का चश्मा है उससे देखने का जो नज़रिया है कास्ट को, उसको वो अवॉइड करने की बात करें। वो कह रहे सेक्युलर एस्पेक्ट में देखो आप कि क्या इकोनॉमिक रिलेशन है बिटवीन द कास्ट, क्या पॉलिटिकल और सोशल रिलेशन है बिटवीन द कास्ट। अगर इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आप ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे, आप उन कन्फ्लिक्ट्स को अच्छे से समझ पाएंगे, जो लोकल मोबिलाइजेशन है उसको बेटर तरीके से समझ पाएंगे, राइट। तो वो कहते हैं कास्ट और किनशिप बेस्ड कम्युनिटीज जो है वो आज भी आपको दिखाई देगा, दे आर एक्टिवली ट्राइंग टू मोनोपोलाइज इवन इन दी अर्बन मार्केट्स, राइट। They are trying to preserve and monopolize their what we can say interest in urban markets। आज भी आपको दिखाई देगा कि कास्ट जो है स्पेशली अर्बन कंटेक्स्ट में ये सिर्फ एक आइडेंटिटी नहीं है। आप सिर्फ आइडेंटिटी के पर्सपेक्टिव से ना देखें, राइट। आप इसको इस तरह देखें कि ये जो कास्ट ग्रुप्स है, राइट, ये एक्सक्लूड करते हैं, ये एक स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है। There is a structure wherein some castes are excluded from say economic activities, some sharing power, some अगर एक्सक्लूड पूरी तरह से नहीं करते तो आपको दिखाई देगा कुछ कास्ट जो है वो ज़्यादा पावर में शेयर पाने की कोशिश करते हैं, और जो लोअर कास्ट कम्युनिटी है दे आर ट्राइंग टू व्हाट वी से क्लेम दैट पावर। तो एक रिलेशन हमें दिखाई देता है इन दोनों के बीच में, राइट। तो आप चार्ल्स स्टीली के पर्सपेक्टिव से देखें तो कई सारे ऐसे कास्ट कम्युनिटी ग्रुप्स हैं जो अपॉर्चुनिटी होल्डिंग करते हैं, यानी अपॉर्चुनिटी होल्डिंग यानी जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट में हो, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में हो, दे ट्राई टू होल्ड इट फॉर देयर ओन पीपल and not give it to the others, right? So thus caste in urban context does not work merely as identity। ये सिर्फ आइडेंटिटी का सवाल नहीं है, ये एक्चुअली रिप्रोड्यूस करता है एक्सक्लूजनरी स्ट्रक्चर। हैरिस वाइट जो है again duo of sociologists, they find caste network shape labor recruitment contract resource in informal economy। तो यहाँ पे वो उदाहरण देते हैं कि आप देखोगे जो लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में जाते हैं तो क्या वो हर कास्ट ग्रुप से लोग एक समान जाते हैं? नहीं, उनके अगर आप देखो कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं जो इनको फैसिलिटेट करते हैं टू मूव फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज टू जॉइन factories and other service industries, right? So these contractors they also have their own social background। so जो upper caste workers है और जो lower caste workers है they have different contractors, they go through different routes, they may even if they end up in the same place they have that caste structure still they're operating, right, in terms of what job what who will get, what kind of menial job who which caste will get, right। so एक relation हमें दिखाई देता है आज भी in caste networks में, right। so Harris White find caste network shape labor recruitment contract resource in informal economy। दलित entrepreneur हो या job seeker हो, they still face prejudice। why? Because we still have that relational what we can say hierarchy, right। तो prejudice and they face prejudice, they do not have social capital। तो ये इनइक्वालिटी इंट्रेंच्ड होती है। और जहाँ पे हमें ये दिखाई देता है कि डोमिनेंट कास्ट जो है इन दी मॉडर्निटी, यानी जो कंपनीज आ गए हैं, इंडस्ट्रीज आ गए, इसमें जो डोमिनेंट कास्ट हुआ करते जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे या एग्रीकल्चर से उनकी जो है आय आती थी जो काफ़ी हद तक उनको डोमिनेंट बनाती थी विलेज इकोनॉमी में। व्हेन दे स्टार्टेड फीलिंग कि ये जो रिलेशनल हायरार्की इसमें हम पीछे छूट रहे हैं, राइट, बिकॉज दे आर नॉट ए पार्ट ऑफ से company structures or corporate economies, right। so they felt like कि हम पीछे रह गए in relation to the lower caste who have gone into the cities and who have gone and occupied jobs and so on and so forth। so they started mobilizing। अब उनको चाहिए कि वो जो है ओबीसी स्टेटस मिल जाए, जैसे जाट, पटीदार, मराठास, दे आर वांटिंग ओबीसी to have competitive advantage। again we are talking about relational hierarchy and the materiality of it, right। मटेरियल एस्पेक्ट पे वो बात करें। मटेरियल एस्पेक्ट यानी क्या? इकोनॉमी। मटेरियल एस्पेक्ट यानी जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। दीज आर द थिंग्स दैट we should look at when we try to understand caste, and not just the religious aspect, the purity and pollution, the identity and so on and so forth, right। तो वो कहते हैं ये जो कास्ट है इसको हमने परे देखना चाहिए फ्रॉम द आइडेंटिटीज ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटीज एंड सो सो फोर्थ। ये अपने आप में कैटेगरिकल इनइक्वालिटी। कैटेगरिकल इनइक्वालिटी यानी जब लोग एक पर्टिकुलर कैटेगरी में होते हैं, राइट, जैसे रेस एक कैटेगरी है, राइट, जेंडर एक कैटेगरी है, राइट, उसी तरह से कास्ट भी एक कैटेगरी है जिसको हमें सिर्फ हिंदू कंटेक्स्ट में नहीं देखना चाहिए, नॉन हिंदू कंटेक्स्ट में देखना चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति जो है शायद दलित क्रिश्चियन होगा फिर भी वो एक्सक्लूडेड फील करेगा, राइट। एक व्यक्ति दलित हिंदू होगा वो भी एक्सक्लूडेड फील करेगा, एक दलित सिख होगा वो भी एक्सक्लूडेड फील करेगा। तो एक्सक्लूजन जो है सभी फील कर रहे हैं इवन इफ दे आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, राइट। सो वी हैव टू सी कास्ट एज अ कैटेगरिकल इनइक्वालिटी और कैटेगरी इन इटसेल्फ। नॉन हिंदू कंटेक्स्ट में हमें देखना पड़ेगा जो कि एग्जिबिट करता है कास्ट लाइक एक्सक्लूजन इंडिकेटिंग इट्स रूट इन ब्रॉडर
आर ब्रॉडर देन ब्राह्मणिक हिंदुइज्म अलोन, कि ब्राह्मणिक हिंदुइज्म के बियॉन्ड जाके कास्ट को देखना पड़ेगा। जैसे आप देखोगे इवन अनटचेबल्स आपको मिलते हैं जापान में, राइट। बुरु बुराकुमिन, बुराकुमिन एक आज भी वहाँ पे एक कैटेगरी है ऑफ पीपल। जापान में रिसेंटली एक सर्वे किया गया था जिसमें जो बाकी की कम्युनिटी है, नॉट बुराकुमिन, व्हेन दे वर आस्क्ड विल यू मैरी इन बुराकुमिन कम्युनिटी, तो उन्होंने मना कर दिया, हम मैरी नहीं करेंगे, राइट। सो कास्ट जैसे आइडेंटिटीज आपको वहाँ पे भी दिखाई देंगी, इवन साउथ एशिया में आपको अनटचेबल वर्कर्स दिखाई देंगे, राइट। सो दीज वर द पीपल्स हु वुड डू मीनियल जॉब्स ओवर देयर, जैसे एग्जीक्यूशन करना, राइट। या फिर और भी सारे मीनियल वर्क्स जो वो करते थे वहाँ पे। तो हालांकि वो उससे मूव आउट कर गए, फिर भी उनके साथ शादी नहीं होती, राइट। सो कंक्लूजन में हम यहाँ पे क्या कंक्लूड कर रहे हैं, जोत का क्या कंक्लूड कर रहे हैं, मोस्टली जोत का इंसिस्ट करते हैं कि कास्ट को प्योरली रिलीजियस प्रैक्टिस के रूप में ना देखें, क्योंकि ये नैरो कर देता है, स्पेशली फ्रॉम द प्रिजन ऑफ हिंदू आइडेंटिटी अगर इसको देखें तो उसके एनालिसिस को नैरो कर देता है। हिस्टोरिकल और रीजनल एविडेंसेस भी दिखाते हैं कि जो है इसके मल्टी फैसेटेड अंडरपिनिंग्स है, हमने देखा, राइट, कि जैसे नॉर्थ साइड में आपको जो है नॉन हिंदू मूवमेंट नहीं दिखाई देंगे, साउथ में दिखाई देंगे, जो वर्णाश्रम है, फोर फोल्ड वर्णाश्रम, उस तरह का वर्णाश्रम आपको साउथ में नहीं दिखाई देता, राइट। तो इसको हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए कि सिर्फ वो जो कास्ट जो है वो फोर फोल्ड वर्णास उस पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहिए, राइट। हिंदू एस्पेक्ट से ही नहीं देखना चाहिए। इसके अलावा इनइक्वालिटी जो है उसको हमें मटेरियल एस्पेक्ट में देखना चाहिए, नॉट सेइंग दैट कास्ट और क्लास इज सेम, बट मटेरियल एस्पेक्ट में जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है या सिंबॉलिक एस्पेक्ट है, सोशल या पॉलिटिकल इनइक्वालिटी है, उस पर्सपेक्टिव से हमें देखना चाहिए। अगर वो डिसमेंटल नहीं होता तो कास्ट थ्राइव करेगा। रिचुअल कंडेमनेशन, सिर्फ रिचुअल कंडेमनेशन अगर हम करेंगे तो दैट विल नॉट सफाइस, हमें रियल सोशल चेंज पे फोकस करना चाहिए, पावर रिलेशन पे फोकस करना चाहिए, राइट। कंपैरेटिव और एम्पेरिकल री इमेजिनेशन बहुत जरूरी है। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कास्ट जो है ये एक्सेप्शनली इंडिया का प्रॉब्लम है, राइट, या सिर्फ हिंदूज का प्रॉब्लम है। हमने ये देखा है, कई सारे उदाहरण इसके बाहर भी मिलते हैं। और जो इटर्निटी और डिसअपियरेंस, इस बाइनरी से भी हमने बाहर निकलना है कि कार जो है वो चेंज नहीं होती, या कार जो है मॉडर्निटी के साथ वो चेंज हो जाएगी, नहीं। हमें रिलेशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। तो मोटा मोटी वो अर्ज करते हैं कि हमें और ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा इस एस्पेक्ट पे। और इस तरह से हम जो है कहीं ना कहीं उसमें चेंज की गुंजाइश देख पाएंगे, राइट। तो एक क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करें अपने एंड से सॉल्व करने की। एग्जामिन हाउ कास्ट continues to influence social and economic structures in contemporary India despite claims of modernization and social mobility. So you have to examine how caste still continue to influence social and economic structure in contemporary India despite claims of modernization and social mobility.